नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम मंथन में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। लोकसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक तो नहीं लेकिन जनादेश मिला है। बीजेपी का 41 दलों का गठबंधन विपक्ष के गठबंधन पर भारी तो है लेकिन उतना नहीं जितना 2019 में था। एनडीए की यह जीत उतनी बड़ी तो नहीं है जितनी 2019 में थी। 2024 में जीत के लिए जो भी फार्मूला अपनाया गया वो चल तो गया लेकिन उतना नहीं जितना 2019 में चला था। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि ये दरअसल क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। इसका सीधा सा जवाब यही है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और जो तमाम राज्य है वहां बीजेपी को सहयोग नहीं मिला। इस जवाब से फिर एक और सवाल उठा कि आखिर यूपी में इस प्रकार से जो कंडीशन बनी वो क्यों बनी। इस सवाल का जवाब हमारे कुछ मेहमानों से लेंगे लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद जो है शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में हुई। 1 घंटे तक चली बैठक में एनडीए को मोदी को एनडीए का जो नेता है चुना गया है। सूत्रों की अगर माने तो 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक के बाद में राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा सभी सहयोगी दलों के साथ में बंटू बन चर्चा करेंगे, उनसे मिलकर बात करेंगे और नई सरकार बनाने के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी है वो करेंगे। इसके अलावा देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए देखिए मीटिंग अभी फिलहाल चल रही है। बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चल रही है। मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इसके अलावा एनसीपी के जो शरद पवार की पार्टी है, उसके अलावा उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, डीएमके के नेता एमके स्टालिन, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन और उनकी जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, इसके अलावा तमाम जो सहयोगी दल के जो गठबंधन के नेता है वो तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मौजूद है। फिलहाल ये मीटिंग चल रही है। इसी दौरान खड़गे ने यह भी कहा कि हम बहुत अच्छा और एक साथ लड़े हैं। इंडिया गठबंधन के उन सभी पार्टियों का मैं स्वागत करता हूं जो संविधान में लिखी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बातों का सम्मान करते हैं। उन्होंने एक और टिप्पणी की है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। उन्होंने कहा कि मोदी और उनके तरीकों की जो राजनीति है उनके खिलाफ में जनादेश मिला है। व्यक्तिगत रूप से ये उनके लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान है, यह उनकी नैतिक हार है। खड़गे ने बताया है कि 4 जून को जो नतीजा आया है उसके बाद में हम आगे की रणनीति तय करने के लिए ये मीटिंग करेंगे, लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी ये भी हम ये मीटिंग में तय करने वाले हैं। तमाम बातें दोनों गठबंधन की तरफ से कही गई है। एक तरफ देखिए एनडीए गठबंधन की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। इसके अलावा देखिए जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है वो आगे की क्या रणनीति होगी वो तय करने में लगा हुआ है। कुल मिलाकर ये देखें कि जो जनादेश मिला है वो कहीं ना कहीं एक संदेश लेकर आया है दोनों पार्टियों के लिए। फिलहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं, उसके बाद में हम इस पूरे मुद्दे पर बात शुरू करेंगे। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। यामीन कादरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। अरुण चंदेल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चंद्रमोहन चौबे जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि मोदी 3.0 तैयार है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये इतिहास बनने जा रहा है कि 1962 के बाद पहली बार जो है कोई सरकार ऐसी है जो तीसरी बार शपथ लेने जा रही है, बनने जा रही है। चुनाव में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से देश की जनता का, चाहे वो लोकसभा में हमें सबसे बड़ा दल बनाने का हो अथवा 4 विधानसभा चुनाव में जिसमें 3 जो है हमारी सरकारें, 2 में हमारी भाजपा की प्रचंड बहुमत की और एक हमारे सहयोगी दल टीडीपी के साथ, यानी हम 3 राज्यों में देश की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और सबसे बड़ा दल हम लोग, पूरा विपक्ष भी उतना मिलकर नहीं ला पाया जितना अकेले भारतीय जनता पार्टी लाई है। हाँ, ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में हमारे लिए थोड़ा सा बिल्कुल कष्टदायक रहा और वो भी इसलिए कि विपक्ष ने वहां सकारात्मक रूप से कोई सीट नहीं लाए। विपक्ष वहां पर नकारात्मक राजनीति कर कर, झूठ, अफवाह और भ्रम फैलाकर कुछ समय के लिए जरूर वो खुश हो सकता है, लेकिन जब इनके झूठ का, भ्रम का माया जाल जब टूटेगा लोगों के मन से,
ठीक है, वो फिर हम उस दूसरे तरह हो राज्यों में जाएंगे। हमने क्लीन और स्वीप सुनिए, किया, ठीक है, दूसरे राज्यों में हमने क्लीन स्वीप किया तो वो खुद की रणनीति, लेकिन जब हम यूपी में हारते हैं या इसके अलावा महाराष्ट्र में हारते हैं तो ये विपक्ष के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि ये उनकी कुनीति रही है। अच्छा है, लेकिन ठीक है, आपको जो जनादेश मिला है, ठीक है, अच्छा जनादेश है, लेकिन कहीं ना कहीं कसक तो है। नहीं नहीं, देखिए हम इस झूठ और भ्रम का आज ही जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यालय पर खटाखट जो पैसा इन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपए मिलेगा, आज आज ही उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर महिलाएं गई और खटाखट 1 लाख रुपए की मांग कर रही थी। आज शायद आपको बता दे, यानी कि इन्होंने जो भ्रम, चाहे संविधान खत्म होने का, चाहे आरक्षण खत्म होने का, तो एनडीए की बन रही है ना सरकार, तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल सही तो वो आपने पैसे कहा। कैसे देंगे और महिलाओं को? 1 लाख रुपए खटाखट खटाखट वो कैसे देंगे? नहीं, आप ये देखिए ना इन्होंने किस प्रकार भ्रम फैलाया था। हम ठीक है आपको उदाहरण दे रहे हैं जी, कि किस प्रकार इन्होंने झूठ भ्रम और अफवाह फैलाया था। उस अफवाह का एक आपको उदाहरण आज मिला। ठीक है, जब 35-40 महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय पहुंचती हैं और कहती हैं कि हमें खटाखट राहुल जी ने कहा था 1 लाख रुपए मिलेगा, हम जीतेंगे, तो ये जीते हैं कुछ सीटों पर, तो उनसे खटाखट 1 लाख रुपए मांगने गई थी। चलिए ठीक है, खटाखट फटाफट की बात हो रही है। अमीन कादरी जी, अब क्या कहते हैं आप खटाखट फटाफट पर? मैं सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो अपने देश की इस महान जनता का धन्यवाद कहूंगा कि जिन्होंने कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना सहयोग किया। देखिएगा, मेरे भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इन्होंने कुछ सीटें झूठ और भ्रम में ले ली। इन्होंने बड़ी ईमानदारी से सीटें ली हैं मध्य प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली के अंदर, उड़ीसा के अंदर बहुत ईमानदारी के साथ ली और इतना ईमानदारी बन के इन्होंने सीटें प्राप्त की हैं। और विपक्ष ने जितनी सीटें प्राप्त की हैं वो सब झूठ और जो है भ्रम में ली। संविधान की बात इनके सांसद लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या ने कही थी, जिनको भगवान श्री राम ने नकार दिया कि तुम मुझे वोटों के लिए प्रयोग करते हो, जाओ मैं तुम्हें आज नकार रहा हूँ। वो संविधान का उदाहरण ये आ गया, झूठ और भ्रम का ये आ गया। अब इन्होंने एक बात कही थी कि लखनऊ में 1 लाख रुपए के लिए महिलाएं खटाखट के लिए गई थी। मैं बता दूं, जैसे कि आपने मोदी जी की सभा में बुरखे उड़ा के महिलाओं को 1-1 हजार रुपए पे ले गए, ये भांडा 1 घंटे में फूट गया कि आपने उन महिलाओं को लखनऊ कार्यालय भेजा। जब वहां पत्रकार महोदयों ने बताया और लोगों ने बताया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो देने का काम करेंगे, आज ही देने का काम नहीं करेंगे। 5 जून 7 जून की बात कही थी। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो जवाब आपने भी दिया है। एंकर महोदय, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि जवाब दे दिया कि सरकार तो आपकी बनी नहीं, तो ये क्यों देंगे कांग्रेसी? नहीं, तो ये फैक्ट की बात है, लेकिन देखिए ये फैक्ट की बात बता रहा हूँ क्योंकि योजनाओं का दारोमदार सरकार के ऊपर रहता है, सरकार का दारोमदार उसके ऊपर रहता है जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है जी। एक तो ये फैक्ट की बात बता रहा हूँ। हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं। एक प्रवक्ता महोदय अभी बहस कर रहे थे डिबेट के अंदर कि हमने 1-1 लाख रुपए का इन्होंने जो आश्वासन दिया है वो दें और प्रदेशों के लिए कहा है, प्रदेशों में जहाँ सरकार है वहां दें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 15 लाख का इनका झूठ का जुमला नहीं कहेंगे। अगर हमारी सरकार बनती तो हम 1 लाख रुपए का नौकरियों का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो हमने वादे किए हैं, ठीक है, आगे की रणनीति क्या है? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे अभी बैठक चल रही है इंडिया गठबंधन की, हालांकि उन्होंने धन्यवाद दिया, सभी गठबंधनों का स्वागत किया, लेकिन आगे की रणनीति क्या है? क्या विपक्ष में बैठेंगे या आप भी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? क्योंकि एनडीए की जो बैठक हुई है उसमें प्रस्ताव पास हुआ है और उसमें ये भी पास हुआ है कि एनडीए में जो गठबंधन के नेता है वो मोदी ही रहेंगे, मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आपकी रणनीति क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, जनता ने मेजोरिटी इनको दी है, ये गठबंधन के एनडीए के साथ ये सरकार बना है। हमें ये है कि हमारी जो मीटिंग चल रही है, हम ऐसी सरकार नहीं बनाएंगे कि आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम आरक्षण की बात चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा चुनावों में अपनी सभाओं से कही और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी सभाओं से कहा कि हम जो है ओबीसी
और ये दलित कोई भी कोटा मुस्लिमों को नहीं जाने देंगे। ये तो मुसलमानों से नफरत करते हैं। अब ये लड़ाई स्वयं लड़े चंद्रबाबू नायडू से। हाँ। नीतीश कुमार जी के एक विधायक एमएलसी ने अभी कहा है कि हम जो है तीन सांसदों पर एक मंत्रालय मांगेंगे, गृह मंत्रालय मांगेंगे। ये तो अब ये खुद उलझ जाएंगे। जो 7 जून को पता चल जाएगा ना, 7 जून को जी, जब 7 जून को जब संसदीय दल की बैठक होने वाली है, सभी दल उसमें शामिल होंगे। उस दिन पूरी तस्वीरें क्लियर हो जाएगी कि कौन से समझौते पर सरकार बन रही है। ठीक है अरुण चंदेल जी, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, मेरा सरकार थोड़ा सा रह गया है। हाँ। मैं एक बात और बता दूं, हाँ। जो ये 400 पार का नारा मंगलसूत्र पर आए थे, हाँ। वो इनका अहंकार भगवान श्री राम ने और देश कई राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। इस बात को आपको भी नहीं भूलना चाहिए। आत्ममंथन आपको भी करना है अगर बीजेपी को आत्ममंथन करना है, क्योंकि एमपी समेत 5 राज्यों में आप क्लीन स्वीप हुए हैं। ठीक है, इस पर आत्ममंथन आपको भी करना है। अरुण चंदेल जी, जिस प्रकार से हम पहले भी नहीं थे, ठीक है अरुण चंदेल जी, भी नहीं थे इन राज्यों में। मैं सर सवाल ले लेता हूं, आपके पास में आऊंगा। अरुण चंदेल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से ये हवाएं फैलाई जा रही थी और आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल हर सभाओं में ये कह रहे थे कि मोदी का डर केजरीवाल, लेकिन मोदी का डर अगर केजरीवाल होते तो 3 सीटों पर क्यों सिमट जाते आप? हाँ नमस्कार जी। मैं देश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और आपने इस चुनाव के बाद हम लोगों को बुलाया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए भी धन्यवाद। और जो बात चौबे जी ने कही है कि जो ये यहाँ से जो हम लोग डर के ऐसे करके जो यूपी में हम लोगों ने वोट लिया, ऐसा नहीं है। मैं बता दूं कि पहले तो मैं अपनी पार्टी का स्पष्ट कर दूं, पार्टी ने कि हमारे लिए साफ निर्देश थे कि हमें देश के संविधान के लिए, बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए इस पे वोट मांगना है। दूसरे जो हमारे गठबंधन के जो भी लोग हैं उनको पूरी तरह से उनके साथ लगना है। जहां पे भी जो कार्यकर्ता है वो निष्पक्ष रूप से लगे। हाँ। ये ना देखे कि उनका पार्टी का प्रत्याशी है कि नहीं। और उन्होंने कहा हम देश के लिए चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी पार्टी के लिए। जहां पार्टी कैडर ने चुनाव लड़ा, हमने पंजाब में लड़ा, पंजाब में 3 सीटें आई, दिल्ली में लड़ा, दिल्ली का एक ट्रेंड है कि विधानसभा में वो हमारी पार्टी को जिताती है। पिछली बार भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, पर इस बार एक चीज ये देखने को मिली कि मार्जिन ऑफ वोट भारतीय जनता पार्टी का घटा है, हमें वोट बैंक बढ़ा हमारा। तो कहीं ना कहीं कमी तो रही है, उस पर हमारी बैठक समीक्षा चल रही है। दूसरे राज्यों में आप संविधान की बातें कर रहे थे, बेरोजगारी की बातें कर रहे थे, महंगाई की बातें कर रहे थे, लेकिन आप दिल्ली में ये बात लोगों को नहीं समझा पाए हैं। नहीं समझ पाए हैं, तभी तो वोट बैंक हमारा बढ़ा है। दूसरी चीज जिन राज्यों में कर रहे थे, खास तौर से उत्तर प्रदेश में पूरा ध्यान था कि उत्तर प्रदेश में हम लोग इसलिए नहीं उतरे कि हमारा वोट बैंक ना कटे। और हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पूरा हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने बराबर से मतलब लगे रहे। और दूसरी बात, हमारे प्रमुख नेता संजय सिंह केजरीवाल जी ने आके यहाँ पे आपने देखा सभाओं में गए, बैठक मीटिंग सब करी, सामने आए कठिन समय में, जबकि हमारी पार्टी समय बहुत कठिन दौर में चल रही थी, फिर भी हमने पूर्ण सहयोग करा। और आपको ये भी मालूम है, सबसे गठबंधन बनने के समय सबसे पहले हमारे प्रमुख नेता प्रभारी और सांसद जी संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन लोगों ने पूरा देश में भ्रमण करा और सभी पार्टियों के पास साथ गए, सब नेताओं के, और उनके द्वारा जो ये अभियान चला गया, तो हम कांग्रेस सपा सब एक होकर आई। और जो पार्टियां जैसे पश्चिम बंगाल में ममता जी दीदी अपनी लड़ रही थी, उन्होंने देखिए कितनी अच्छी उनका वहाँ पोजीशन है, महाराष्ट्र में देखिए कितनी अच्छी पोजीशन है। ठीक है, कुल मिला के ये कहें कि चंद्रमोहन जी जो कह रहे थे कि छल कपट की राजनीति करके विपक्ष ने वापस सीटें जीती है, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि हम अपने मुद्दे पर अडिग थे और आज सामने दिख रहा रिजल्ट। सोमनाथ भारती जी के अपने मुद्दे पर अडिग रहेंगे, सोमनाथ भारती जी की अपनी बात पर अडिग रहेंगे, सोमनाथ भारती जी के अपने मुद्दे पर अडिग रहेंगे, अपनी बात पर, कमेंट पर। सोमनाथ भारती जी पार्टी के लाइन हाउस कुछ नहीं, वो अपने व्यक्तिगत कुछ भी कह सकते हैं, पार्टी लाइन हाउस ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पर आप दोहरी बात कर रहे हैं, जब वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे तब वो आम आदमी पार्टी का फेस थे, बांसुरी स्वराज के खिलाफ में उन्होंने चुनाव लड़ा, तब वो आम आदमी पार्टी के फेस थे, तो फिर वो अपनी बात कैसे हो सकती है? वो तो पार्टी की बात हुई ना। कोई भी नेता जब चुनाव में भाषण देता है तो वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, जो उन्होंने मुद्दे कहे उनमें तो हैं, और कोई ऐसी बात वो तो है, ठीक है, आज बयान दिया गया है, वोट देखिए कि ये पार्टी लाइन आउट से कैसे कह सकते हैं। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी मैं आपके पास में आना चाहूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आलोक त्रिपाठी जी,
आलोक त्रिपाठी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है आलोक त्रिपाठी जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं फिर से लौट कर कि चंद्रमोहन जी आप ही के पास मैं जाता हूं। आलोक जी, मैं एक और बार पूछता हूं कि आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है कि संपर्क नहीं बन पा रहा है। चंद्रमोहन जी, आप ही से एक सवाल ले लेता हूं। जिस प्रकार से अब ये बातें कही जा रही है कि अब जो एनडीए की सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं वो दबाव के चलते बनेगी, क्या किस पार्टी का दबाव रहेगा और किस नेता का सबसे ज्यादा दबाव रहेगा एनडीए पर? क्या चंद्रबाबू नायडू का रहेगा या नीतीश कुमार का रहेगा? मनीष जी, कोई दबाव नहीं, कोई आप आपसी मनमुटाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। हाँ, विपक्ष आज भी अगर आप देख रहे होंगे तो जैसे चुनाव में उसने भ्रम, झूठ, अफवाह फैलाया, आज आप देख रहे हैं कि अभी भी वो झूठ, अफवाह और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार अपने भाषणों में ये कह रहे थे कि आपको तगड़ी सरकार चाहिए या लंगड़ी सरकार चाहिए। अब तगड़ी सरकार तो जो जनादेश मिला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लंगड़ी सरकार की बैसाखी का सहारा जरूर होगा। मनीष जी, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी सहयोगियों का अपमान नहीं करती है, उनका सम्मान करती है। 2014 में हमारे पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी हमने अपने साथियों का सम्मान किया। जिसके पास 1-2 सीटें थी उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया। 2019 में भी हमारे पास सबसे अधिक मत था, बहुमत से अधिक हमारे पास सीटें थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है कभी अपने साथियों की अनदेखी नहीं की, बल्कि उनकी भावनाओं का आदर किया, उनका सम्मान किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथी भी हमारे साथ हैं। आज आपने देखा होगा कि माननीय नीतीश जी ने ही कहा कि जितनी जल्दी हो हमें सरकार बना लेनी चाहिए, हमें सरकार की शपथ ले लेनी चाहिए। और हमारे सभी साथियों ने बड़े ही जो है अच्छे माहौल में एक शपथ पर अपना जो है समर्थन पत्र दिया है। और समर्थन पत्र तो दिया है, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी लंबा चल पाएंगे इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार नहीं पलटेंगे वो? नहीं, देखिए, उन्होंने जब इस बार आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब मैं कभी भी इधर उधर नहीं जाऊंगा। खैर देखिए, उस चीज की बात नहीं, राजनीति में क्या कब हो ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो हम जानते हैं, जिस प्रकार से हम अपने साथियों को एक साथ लेकर चलने का जो हमारा इतिहास रहा है, उस आधार पे हमारे सभी साथी हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, और एक आलोक त्रिपाठी जी, ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी को दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा। आलोक त्रिपाठी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, बताएं। बिल्कुल ठीक है सर, आपसे मैं ये समझना चाह रहा था, जिस प्रकार से देखिए अब सरकार बनाने का दावा तो पेश करने वाली है एनडीए जो है, लेकिन अब तस्वीरें भी बिल्कुल साफ होने चली है कि अब जो सरकार बनेगी वो एनडीए के नेतृत्व में ही बनेगी। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि जो सरकार बनेगी क्या वो दबाव वाली सरकार नहीं बनेगी? क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत नहीं है, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है। जो रुतबा बीजेपी का रहा करता था 2019 के चुनाव के बाद में 2014 में, अब वो रुतबा कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सहयोगी दल है, उनका दबाव तो रहेगा कहीं ना कहीं। कैसे देखते हैं आप सर? बिल्कुल मनीष जी, देखिए जो पिछले 10 सालों की जो मोदी सरकार थी, जो उसकी जो हनक थी, जो मोदी एजेंडा था, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो मोदी एजेंडा चल पाएगा। क्योंकि उस जो सरकार जो इस बार बन रही है उसमें जो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं वो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, और इन दोनों लोगों का एक अपना अलग इतिहास रहा है, और खासकर उसमें नीतीश कुमार जी का तो एक अलग ही इतिहास रहा है। उनके बारे में तो कहा ही आता है कि वो कब पलट जाएंगे उनके कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि जब वो जो सत्ता में आए हैं, और रही बात जिस इंडिया गठबंधन आज पूरे देश में बना, और भारतीय जनता पार्टी आए इंडिया गठबंधन का उसने मुकाबला किया, उस इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले ही नीतीश कुमार जी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो जग जाहिर है कि नीतीश कुमार जी इतना आसानी से मानने वालों में नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी सीटों को लेकर के, अपने मंत्रियों को लेकर के, अपने विभागों को लेकर के भाजपा के सामने परेशानी खड़ी करते रहेंगे, और वो कब पलटी फिर मार जाएंगे ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी भी कुछ राजनीति में संभव है। तो पहले जो दो कार्यकाल मोदी जी का रहा, उस तरह का ये तीसरा कार्यकाल तो नहीं होगा, क्योंकि सहयोगी दलों में आपस में इतना तालमेल बैठा पाना बड़ा मुश्किल है, और कब, क्योंकि बहुमत भी नहीं है, कब ये दोनों झटका देके बाहर जाएंगे। तो ये एक दबाव की राजनीति तो होगी, और देखना होगा कि मोदी जी इन लोगों से कैसे
पार पाते हैं और अपना जो एजेंडा है वो चला पाते हैं, या एक कॉमन एजेंडा बनाएंगे जिस तरह से पहले भी बनता रहा है, पहले भी अटल जी की सरकार में चला है। तो ये एक बड़ा कारण होगा कि नीतीश जी जैसे वरिष्ठ नेता और जो समय पे पलटी मार जाते हैं तो उनके साथ सामंजस्य बैठा पाना। ठीक है, क्या यही कारण है कि आज की जो बैठक हुई है एनडीए की, मोदी जी ने उनको अपने साथ में बिठाया है, अपने बगल में बिठाया है? देखिए, जहां मोदी जी बैठे हुए हैं उनके बाजू में टीडीपी प्रमुख जो है चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं और उनके बाजू में नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, और फिर जो दूसरी पार्टी के नेता है, मतलब जो इतना ज्यादा जो घनिष्ठता दिख रही है वो कहीं ना कहीं वो मीटिंग में भी दिखाई दी। जी बिल्कुल, देखिए आप जो पहले के सहयोगी हैं, चाहे वो अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो, इन लोगों को पीछे जगह दी गई है। जो नए सहयोगी दो बने हैं इनको अपने साथ में, जाहिर सी बात है कि जो नए जुड़ा है उसको थोड़ा महत्व ज्यादा देना पड़ेगा, उसको बचा के भी रखना है, क्योंकि उसकी वजह से सरकार का हिसाब बिगड़ सकता है, तो उनको साधे रखना बहुत जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जी बहुत दिन तक दबाव में राजनीति कर नहीं पाएगी, जो मुझे लगता है, जो कि उसका खासकर जो मोदी और अमित शाह जैसे जो नेता हैं, ये दबाव में नहीं रहते। ये कहीं ना कहीं कुछ सत्ता हासिल करने के बाद, शपथ लेने के बाद, विभागों का बंटवारा करने के बाद कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे कि जितने सांसदों का हमने आपके चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार जी के सहयोग से लिया है, उतने सांसदों को हम अपने साथ कैसे परमानेंट जोड़े या अपने पार्टी के जोड़े, जिससे कि ये दबाव की राजनीति खत्म हो। तो इसके लिए, लेकिन ये समय बात का है, अभी नहीं। अभी तो फिलहाल सत्ता हासिल करनी है और सरकार गठन करके देश में एक कुल मिला के अभी तो सरकार बनाने की बात हो रही है। सरकार के जैसे तैसे बना लिया जाए, जो फिर मंत्रालय को जो बंटवारा होगा आगे की रणनीति में वो तय किया जाएगा। ठीक है, यामीन कादरी जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। यामीन कादरी जी, जैसा कि हम दूसरे स्टेटों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें या गुजरात की अगर बात करें, दिल्ली की अगर हम बात करें, तो यहाँ भी आपको कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन यूपी और राजस्थान में, महाराष्ट्र में आपने कमाल किया है। ये कमाल क्या अकेली कांग्रेस पार्टी का है या दूसरे सहयोगी दलों का भी है? ये जो भी कुछ कमाल नहीं किया है, ये सब इंडिया गठबंधन के प्रति देश के मतदाताओं में एक उत्साह था, उन्होंने हमें जिताया है। बस ये फर्क है हमारे मान्यवर बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कि यहाँ पर हम झूठ और भ्रम नहीं फैला पाए। मध्य प्रदेश में और जगहों पर नहीं तो वहाँ भी हम जीत जाते हैं, क्योंकि झूठ और भ्रम और नफरत की राजनीति। लेकिन आपने वो 295, चलो ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं अब एनडीए सरकार बनाने ही जा रहा है, लेकिन आपने, आपकी तरफ से ये भी कहा गया था कि 295 हम लेकर ही रहेंगे। वो 295 का आंकड़ा क्या था? अब तो बता दीजिए। अब तो चुनाव हो गए, वोटिंग हो गई, काउंटिंग हो गई, सब हो गया, अब तो वो 295 वाला बता दीजिए। मैं उस दिन भी आपसे पूछ रहा था, आप बच गए तो सवाल से। आप लोग बार बार राहुल जी से पूछ रहे थे, उन्होंने कह दिया कि मूसा जी का गाना है कि 295, इनका 400 का था। आप तो बता दिए। नहीं, उस दिन भी आप सिद्धू मूसेवाला का ही बोल रहे थे। अभी हमारी मीटिंग चल रही है, लेकिन मुझे आज की डिबेट से एक चीज मिली है नई, कि हम ज्यादा दबाव की राजनीति सहन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही कहा है। अब जैसे कि बीजू जनता दल वहां से गायब हो गई और शिवसेना वहां से, महाराष्ट्र से गायब हुई, उड़ीसा से बीजू जनता दल गायब हुई, तो इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि अब नायडू जी और नीतीश जी अपने सांसदों को बचाएं। भारतीय जनता पार्टी अपनी उस पुरानी परंपरा पर आएगी जो मान्यवर ने अभी कहा कि हम ज्यादा सहन नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे, ये गोवा में 2 विधायक लेने के बाद सरकार बना सकते हैं, 25 विधायक पे हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेज सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अरुण चंदेल जी, आखिरी सवाल आप ही से ले लेता हूं। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, अब देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर पूरे लोकसभा चुनाव में होते तो क्या तस्वीरें अलग हो सकती थी, क्योंकि पूरे चुनाव में गायब रहे, अंतिम समय में उनको जेल से निकाला गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है, क्या उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से उनकी सीटों में कमी आई है, वोटिंग परसेंट का थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर, लेकिन दिल्ली में जो प्रदर्शन रहा है वो सवालिया निशान ही है। देखिए, मेन बात यह है कि अरविंद जी 21 दिन के लिए आए, 21 दिन में भाई उसका नतीजा सामने है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, हमारा बहुत, हम चुनाव नहीं लड़े पर हमारा पूरा केंद्र, पूरा उत्तर प्रदेश में लगा था। हम लोगों के लगातार निर्देश हो रहे थे। हर सीट पे ध्यान दिल्ली में लड़ा था चुनाव, तो मैं कह सकता हूँ दिल्ली में लड़ा था, लेकिन दिल्ली में एक सीट भी हासिल नहीं कर पाए। कार्यकर्ता, देखिए यहाँ पे नगर निगम चुनाव हम लोग 100-110 आए थे, हमारे चेयरमैन बने थे। सबको निर्देश था कि पूर्णतः उत्तर प्रदेश में आप अपना ध्यान लगाएं यहाँ कार्यकर्ता, और पंजाब में अच्छा लड़े। दिल्ली में जो था, दिल्ली में देखिए हमारा दिल्ली में भी बहुत बड़ा
जी पंजाब चले गए, यूपी आए, अन्य जगह गए, उन्होंने दिल्ली में समय दिया पर बाहर भी समय दिया। समय कम था, अगर समय इनके पास होता ये बाहर होते, कम से कम 60 से गई होती आज। ये मैं दावा करता हूँ जो 295 जो दावा था वो क्रॉस हो जाता। चलिए ठीक है, 295 का दावा क्रॉस। मध्य प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश बिहार में जो मात खाए वो आ जाता। चलिए ठीक है, चूंकि अवसर बनी हुई थी। बिल्कुल ठीक है, चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चुनावी मुद्दे पर बात करने के लिए। तो बता दें कि चुनाव के बाद में अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में देखिए एनडीए गठबंधन की बैठक हुई और वहां पर नरेंद्र मोदी को एनडीए दल का नेता चुना गया है। 7 जून को एनडीए की एक और संसदीय दल की बैठक होने वाली है। 8 जून को ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरी ओर अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन की बैठक भी फिलहाल मल्लिका अर्जुन खड़गे के घर पर चल रही है। उनके आवास पर यह बैठक चली तो सभी सहयोगी दल वहां पर एकत्रित हुए। उन्होंने भी यही कहा कि आगे की जो रणनीति है अब वो तय करेंगे, आगे क्या करना है, विपक्ष में बैठेंगे या सरकार बनाने के दावा पेश करेंगे। फिलहाल ये बैठक में तय होना है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।